अध्याय 171 एक प्रस्ताव। इसने पहला दिन अपनी उपलब्ध संपत्तियों पर विचार करने में बिताया। सबसे पहले उन्होंने टर्मिनलों के साथ साथ उन मशीनों की भी जांच की जिनके साथ उन्हें काम करना था। आर्क होराइजन के पास कई कार्यशालाएं थीं। उनमें से कई का उद्देश्य अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में टूटे हुए घटकों की मरम्मत करना या उन्हें बदलना था। एक बेड़ा वाहक ग्रहों के आक्रमण के लिए केंद्रीय स्टेजिंग बिंदु के रूप में कार्य करता है। चीफ रामिरेज ने वेस को समझाया, अगर हम चाहें तो हम आर्क होराइजन के अंदर और अधिक सामान भर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें बड़ी क्षति होती है हम उनका दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम उन्हें वापस उपयोग करने योग्य स्थिति में नहीं लाते। दूसरे शब्दों में, बेड़े के वाहक ने किसी भी पर्याप्त यांत्रिकी बल को रहने की शक्ति में बड़ा बढ़ावा दिया। बेड़े की रीढ़ के रूप में आर्क होराइजन के साथ लॉर्ड काइन अपने उपकरणों से हर मूल्य को निचोड़ सकता था। हंटिंग प्लाटून की सेवा करने वाली कार्यशाला जहाज पर सबसे छोटी है, लेकिन इसमें सभी बुनियादी जरूरतें मौजूद हैं। वेस ने कार्यशाला को पूरी तरह से देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्होंने केवल 3D प्रिंटर और असेंबली सिस्टम पर संक्षिप्त नजर डाली। इसके बजाय उसने अपना पूरा ध्यान खुली जगह में मौजूद अन्य मशीनों पर केंद्रित कर दिया। क्या वे एक मिश्र धातु कंप्रेसर और एक रासायनिक उपचार मशीन है? पिछले व्यक्ति ने स्वयं मॉडलों को चुना। वह एक स्वार्थी कायर हो सकता है, लेकिन वह अपनी बात जानता है। जब वेस ने अपने पूर्ववर्ती के बारे में और अधिक पूछने की कोशिश की तो चीफ रामिरेज ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि पिछला मेक डिजाइनर अभियान में एक वर्जित अस्तित्व बन गया था। यदि वेस के पास गैलेक्टिक नेट तक पहुंच होती तो वे हाउस काइन और उनके द्वारा अनुबंधित मेक डिजाइनरों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता था। दुर्भाग्य से लॉर्ड काइन ने बेड़े में प्रत्येक जहाज पर प्रत्येक क्वांटम उलझाव नोड्स को प्रतिबंधित करने के लिए पहले ही उपाय कर लिए थे। उन्होंने मैनक्रोपिट सिस्टम को भी नहीं छोड़ा था और वे पहले ही आकाशगंगा के बाकी हिस्सों से कट चुके थे। हम कब प्रस्थान करेंगे और अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? वेस ने अपनी समय सारिणी के बारे में उत्सुकता से पूछा। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अफवाह यह है कि जैसे ही हमारे ईंधन टैंक भर जाएंगे हम रवाना हो जाएंगे। इसमें आधा दिन लगेगा। उसके बाद बेड़ा ग्रोएनिंग सिस्टम के लिए एक गोल चक्कर पथ का अनुसरण करेगा। इसमें कुछ हफ्ते या उससे अधिक का समय लग सकता है। वेस चिंतित हो गया। उन सभी यंत्रों को सुधारने के लिए कुछ सप्ताह पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त समय नहीं है। समय ने किसी का इंतजार नहीं किया। ग्रोएनिंग आईवी का धातु तूफान एक निश्चित समय पर ही शांत हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इस अभियान में कितनी देरी करना चाहता था। वे प्रकृति की ताकतों के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। अभियान में पहले ही बहुत समय बर्बाद हो चुका था और उन्हें अंतिम क्षण में ही एक नया मेक डिजाइनर मिला। लॉर्ड काइन ने एक प्रतिभाशाली मेक डिजाइनर की भर्ती के लिए लंबे समय तक इंतजार किया। एनसाइन डियामाटो अचानक उसके पास आकर बोला, सच तो यह है कि उसने अपना जाल काफी व्यापक रूप से फैलाया था। उन्हें बड़ी संख्या में प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने सभी को अस्वीकार कर दिया। उनके पास उनकी परपोती की पहली कमान जैसी महत्वपूर्ण चीज पर काम करने की योग्यता नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि वह मेक डिजाइनरों के सबसे निचले स्तर को क्यों अस्वीकार करेंगे, वेस ने उत्तर दिया। लेकिन निश्चित रूप से अधिक योग्य मेक डिजाइनर उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे होंगे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आवेदकों और लॉर्ड काइन के बीच बातचीत कैसे हुई। किसी भी स्थिति में उन्होंने उनकी शर्तों को अस्वीकार कर दिया। जर्नीमैन मेक डिजाइनर्स अक्सर एक बढ़ते व्यापारिक साम्राज्य की अध्यक्षता करते थे। यदि उनमें पर्याप्त समझ होती तो उनके पास धन की कमी नहीं होती। वे खतरनाक अभियानों के लिए केवल तभी साइन अप करेंगे यदि उन्हें इससे कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा। लॉर्ड काइन ने अवश्य ही उनकी अत्यधिक लालची मांगों को अस्वीकार कर दिया होगा। जहां तक वेस जैसे अप्रेंटिस में डिजाइनरों का सवाल है,
लॉर्ड काइन को कुछ आपत्तियां रही होंगी। प्रशिक्षु हमेशा काफी युवा होते थे और इसलिए उनके पास व्यावहारिक अनुभव की कमी होती थी। सच तो यह है कि वेस के पास अन्य प्रशिक्षुओं की तुलना में कमजोर बायोडाटा था, विशेषकर मुख्य शिष्यों की तुलना में जिन्हें अपने गुरुवार की विरासत संभालने के लिए तैयार किया गया था। क्या लॉर्ड काइन वेस के साथ गए क्योंकि अभियान की समय सीमा ने उन्हें किसी भी उम्मीदवार को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया? यह निश्चित रूप से अब तक उन्हें मिले उदासीन रुख को स्पष्ट करेगा। किसी को भी वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आने वाले हफ्तों में उससे कोई फर्क पड़ेगा। चमकदार अभिव्यक्ति के साथ वेस ने उन सभी को गलत साबित करने का संकल्प लिया। उनका पहला काम यह देखना था कि उन्हें किसके साथ काम करना है। उन्होंने अपने पास मौजूद सिस्टम और इन्वेंट्री का निरीक्षण करने में कुछ घंटे बिताए। उन्होंने अपनी जांचें तेज कर दी क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके पूर्ववर्ती को पहली बार में ही गियर में तोड़फोड़ करने की परेशानी का सामना करना पड़ा था। हैकिंग में क्रॉस प्रशिक्षित व्यक्ति के रूप में मेलकोर ने सॉफ्टवेयर की जांच करके भी इसमें मदद की। मुझे इन प्रणालियों में कुछ भी गलत नहीं मिला है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे साफ सुथरे हैं, लेकिन उनमें जो भी कीड़े हैं वे मेरी क्षमता से परे हैं। प्रमुख रामिरेज मुस्कुराए। इसके बारे में चिंता न करें, हमारे जहाज में कंप्यूटर विशेषज्ञों की कमी नहीं है। मेरे लोग यह सुनकर प्रसन्न होंगे कि वे अन्य कार्यशाला की सुविधाओं को उधार लेना बंद कर सकते हैं। जैसा वेस चाहता था, अपनी अस्थायी योजना पर चर्चा करने के लिए एक जहाजव्यापी अलर्ट ने सभी को उनके रास्ते में रोक दिया। एक अजीब सी आवाज निकली जिसने देख पर मौजूद सभी लोगों को अपना सामान दूर रखने और उपकरण के किसी भी ढीले टुकड़े को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित किया। वह क्या है? अभियान शुरू होने वाला है, एनसाइन डियामाटो ने उत्तर दिया। जब उन्होंने किसी भी ऐसी चीज को साफ करना समाप्त कर दिया जिसे नीचे नहीं लगाया गया था, डियामाटो और रामिरेज ने वेस और उसके मूक साथियों मेलकोर और लकी को किनारे पर रखी क्रैश सीटों के एक सेट पर निर्देशित किया। सभी ने खुद को बांध लिया। एक बार जब जहाज आगे बढ़ने वाला हो तो पूरे जहाज के बटन बंद कर देने की प्रथा है। जब उन्होंने अपनी सीट के बगल में लगे प्रोजेक्टर को सक्रिय किया तो ध्वजवाहक ने समझाया। वह तब तक सेटिंग्स में उलझता रहा जब तक डिस्प्ले पर पूरा बेड़ा नहीं दिखा। हम बहुत जल्द मैनक्रॉफ्ट सिस्टम को छोड़ देंगे। वेस ने देखा कि छोटे जहाजों ने अपनी कक्षाएं छोड़ दी और आर्क होराइजन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। विशाल बेड़े वाहक ने अपने थ्रस्टर लगाए और धीरे धीरे मैनक्रॉफ्ट आई के ऊपर अपनी स्थिर कक्षा से ऊपर चढ़ गया। 2 किलोमीटर के जहाज को आगे बढ़ाने वाली अद्भुत शक्ति के बावजूद वेस को अपनी सीट से केवल एक छोटा सा कंपन महसूस हुआ। जहाज के जड़त्वीय डैम्पनर और कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण प्रणाली ने टिप टॉप आकार में काम किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बदलाव के कारण कोई भी छींटे न पड़े। इतने बड़े आंदोलन ने मैनक्रॉफ्ट सिस्टम में सभी का ध्यान आकर्षित किया होगा। कुछ खजाना खोजने वाले अपने अंतिम गंतव्य के बारे में सोच रहे होंगे। जब वे करीब आए तो एस्कॉर्ट जहाजों ने उन्हें डराने का अच्छा काम किया। जैसे ही पीतल ने सब कुछ साफ कर दिया, निचले डेक पर उत्साह तुरंत खत्म हो गया। सभी ने अपने वर्तमान कार्य फिर से शुरू कर दिए। जहां तक वेस की बात है, वे रामिरेज, डियामाटो और मेलकोर को एक खाली कार्यालय में ले गया। मुझे लगता है कि अभी जो चल रहा है उसकी मुझे अच्छी तस्वीर मिल गई है। मैंने पहले ही एक योजना बना ली है। सवाल यह है कि किसी भी बदलाव को लागू करने के लिए मुझे किसे मनाना होगा। पताका के उत्तर देने से पहले रामिरेज और डियामाटो ने एक दूसरे की ओर देखा। मैं ज्यादातर एक पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहता हूँ। जब मुझे लगेगा कि आप भटक रहे हैं तो मैं हस्तक्षेप करूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं आपको छोड़ दूंगा। हिरन कैप्टन काइन के पास रुकता है। वह कमान में है। चीफ रामिरेज ने कुछ सोचने के बाद उत्तर दिया। मैं आपके प्रस्तावों को सुनूंगा और अगर मुझे लगता है कि वे उसे नाराज नहीं करेंगे तो मैं इसे कप्तान को भेज दूंगा। यदि वे इसको कैप्टन काइन को मनाना था
तो उसे छोटी शुरुआत करनी होगी। उसने पहले से ही अपने दिमाग में तैयार की जा रही योजनाओं को समायोजित कर लिया था। इस बारे में क्या? मुझे अजाक्स ओलंपियन पर काम करने दीजिए। हेवी नाइट तीनों में सबसे बड़ा लेकिन सबसे सरल मॉडल भी है। यह हमारी शिकार रणनीति की धुरी है, इसलिए इस पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इसकी संख्या भी सबसे कम उपलब्ध है, इसलिए मुझे विश्वास है कि ग्रोइनिंग सिस्टम पर पहुंचने से पहले हम दोनों फ्रेमों में सुधार कर सकते हैं। उनके सभी कारणों में दम था, यहाँ तक कि चीफ रामिरेज ने भी उनमें से कुछ की ओर सिर हिलाया। फिर भी क्या वे अच्छा काम करने के लिए वे इस पर भरोसा करेगा? खैर, अंततः बड़े आदमी ने तुम्हें नौकरी पर रख ही लिया। पूरे अभियान के दौरान आपको बिना कुछ किए बैठे रहना बेवकूफी होगी। मैं आपको तुरंत कोई बदलाव नहीं करने दूंगा, लेकिन यदि आप एक अद्यतन डिजाइन के साथ मेरे पास आते हैं तो मैं आपको कप्तान को समझाने की कोशिश करने दूंगा। मुखिया की अनुमति मिलते ही वेस तुरंत काम पर चला गया। वह सबसे पहले एक टर्मिनल के सामने बैठे और अजाक्स ओलंपियन का डिजाइन पूछा। जब उन्होंने डिजाइन का अध्ययन किया तो पूरा अभियान बेड़ा मैनक्रॉफ्ट सिस्टम के लैग्रेंज बिंदुओं में से एक तक पहुंच गया था। आर्क होराइजन के A30L में परिवर्तित होने से पहले कई स्काउट्स इसमें शामिल हुए। उसके आंदोलनों ने तुरंत पूरे उच्च आयामों में लहरें भेज दी। परिष्कृत तकनीक तक पहुंच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पता होगा कि एक पूंजी जहाज ने सीमा पार कर ली है। प्रत्येक भाड़े के जहाज को सख्त परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। लॉर्ड काइन ने अपने जहाजों पर तैनात लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि बाहरी ब्रह्मांड के साथ संचार के सभी साधनों को बंद कर दिया जाए। यहाँ तक कि अपेक्षाकृत छोटे बाराकोडा को भी एक पत्थर के चेहरे वाले सुरक्षा अधिकारी का सामना करना पड़ा, जो महिला स्पेसर्स पर सावधानी पूर्वक नजर रखता था। अभियान के भव्य प्रस्थान ने बहुत अधिक अवांछित ध्यान आकर्षित किया। आर्क होराइजन पर नजर रखने के लिए विभिन्न छायादार सेनाओं ने पहले ही स्काउट जहाज भेज दिए थे। इन सेनाओं के नेताओं का उचित ही विश्वास था कि लॉर्ड केन ने एक अत्यंत संसाधन प्रचुर ग्रह के निर्देशांक को समझ लिया था। हर कोई कार्यवाही का एक हिस्सा चाहता था। आर्क होराइजन की पहली छलांग के दौरान वाहक पर सवार सभी लोगों ने उसके मेच तैयार करने के लिए चुपचाप काम किया। एक बार जब वे सैंडमैन क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो उन्हें सैंडमैन और समुद्री डाकू दोनों के खिलाफ तैनात होने के लिए तैयार रहना पड़ा। फिलहाल केवल शिकार पलाटन से जुड़े लोगों के लिए ही यह आसान था। उनके चमकने का समय बाद में आया। जबकि वेस ने अजाक्स के डिजाइन को देखा, चीफ रामिरेज मेक तकनीशियनों की देखरेख के लिए वापस चले गए। वह सारा दिन उनके नए मेक डिजाइनर के कंधों को देखने में नहीं बिता सकता था, इसलिए वेस के पास केवल मेलकोर, डियामाटो और लकी ही थे। यदि वे यहाँ होते तो शायद वे उनका दिमाग भी खराब कर देता। आप अजाक्स ओलंपियन के बारे में क्या सोचते हैं? एनसाइन डियामाटो के बाद से ग्रे वेलो स्टार सेक्टर से आया है। उसे मेक के बारे में एक या दो बातें पता होनी चाहिए। मानक अजाक्स कई स्थानीय सेनाओं का मुख्य आधार है। जैसा कि आप जानते हैं, भारी मशीनें बेहद महंगी होती हैं, इसलिए हाउस काइन ने बाजार के शीर्ष खंड से मॉडल नहीं खरीदने का विकल्प चुना है। दूसरे शब्दों में, अजाक्स और इसके अधिकांश वेरिएंट ने आपके पैसे का अधिकतम लाभ देने का प्रयास किया। इस कारण से यह कई मध्यम आकार के प्रभावों के बीच एक लोकप्रिय मॉडल बन गया। दूसरे दर्जे के राज्य के आश्रित के रूप में हाउस काइन अपने मैचेस में कम निवेश करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वेस ने अब तक जितने भी मॉडल देखे हैं, वे सीधे मुकाबले में ब्राइट रिपब्लिक के मैच कॉर्प्स द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी भी मॉडल को हरा सकते हैं। आप अजाक्स ओलंपियन की ताकत और कमजोरियों का वर्णन कैसे करेंगे? पताका को अपने उत्तर के बारे में सोचना पड़ा। मैं मेक डिजाइन का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, अजाक्स के पास लगभग एक अटूट खोल है। इसके संपीड़ित कवच को तूफान का सामना करने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। दूसरी ओर, इसकी आंतरिक संरचना लंबे समय तक व्यस्त नहीं रह सकती।
कवच टूटने से बहुत पहले ही यह हमेशा टूट जाता है, इसीलिए अभियान एक प्रकार का उपयोग करता है। वेस ने टिप्पणी की, मेरा मानना है कि इस संस्करण ने अपनी आघात अवशोषित क्षमता में सुधार के लिए कुछ उपाय लागू किए हैं। ठीक है, लेकिन इससे मरम्मत की लागत और कठिनाई भी बढ़ गई है। वेस ने ओलंपियन के डिजाइन का संदर्भ दिया और पाया कि उन्होंने समस्या को कैसे हल किया। आंतरिक फ्रेम को संपीड़ित मिश्र धातुओं से बने समर्थन द्वारा मजबूत किया जाता है। एक भारी शूरवीर के असाधारण आकार के कारण उसका आयतन बहुत अधिक होता था। मॉडल द्वारा उपयोग की जाने वाली मिश्र धातुओं में भी बहुत अधिक विदेशी वस्तुओं का उपयोग किया गया। एक बार जब वेस ने सब कुछ सोच लिया, तो उसने कार्यवाही का निर्णय लिया। लागत चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए। आर्क में कच्चे माल का प्रचुर भंडार है। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा अगर मैं कठिन परिस्थितियों में इसके परिचालन समय को बढ़ाते हुए इसके आघात प्रतिरोध को और भी मजबूत करने का प्रयास करूं। अजाक्स ओलंपियनों से लगातार 40 दिनों तक काम करने की उम्मीद की गई थी। मरम्मत के लिए लिया गया कोई भी समय हेक्सापॉड राजाओं का शिकार करने के कार्य के लिए बेहद हानिकारक साबित होगा। इन विशाल जानवरों को नियंत्रण में रखे बिना अन्य भाड़े के सैनिक शांति से नियमित हेक्सापॉड का शिकार करने में सक्षम नहीं होंगे। एकमात्र समस्या यह थी कि वेस के पास बहुत कम समय था। भारी मशीनों को नवीनीकृत करने में बहुत समय लगता था, इसलिए वेस को जल्द से जल्द एक नया डिजाइन प्रस्तुत करना था। 1 सप्ताह। मुझे केवल 1 सप्ताह चाहिए। अध्याय 172 चरम प्रदर्शन। आने वाले दिनों में अभियान जोर शोर से शुरू हुआ। बेड़े के मुख्य जोर को रास्ते में अन्य बलों के कई स्काउट्स का सामना करना पड़ा। अप्रयुक्त ग्रोएनिंग सिस्टम के स्थान को लीक होने से बचाने के लिए लॉर्ड काइन ने जासूसी स्काउट्स को खदेड़ने के लिए भाड़े के जहाजों को नियुक्त किया। हर उस जहाज को नष्ट कर दो जो रास्ता नहीं देता। कुछ साहसी स्काउट्स ने गेम खेलने की कोशिश की, लेकिन वे स्ट्रे फैंटम के स्वामित्व वाले स्वीप कारवेट को आउटफॉक्स नहीं कर सके। उनके पास सीमा के रिफरफ के खिलाफ निर्णायक तकनीकी बढ़त थी। यहाँ तक कि उन्नत बाराकोडा भी उनके प्रदर्शन की बराबरी नहीं कर सका, जिसने ग्रे विलो स्टार सेक्टर की ताकत साबित की। लॉर्ड काइन की व्यवस्था के तहत कैप्टन सिल्वेस्ट्रा मुख्य बेड़े के आगे कूद पड़े। एक नागरिक कारवेट के रूप में बाराकोडा एक लड़ाकू पोत के रूप में नियोजित होने के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके बजाय उसने अभियान के स्वयं के स्काउट के रूप में कार्य किया और अपने प्रतिबंधित क्वांटम उलझाव नोड के माध्यम से एक सीमित संचरण के माध्यम से मुख्य बेड़े को उन्नत चेतावनी प्रदान की। कुल मिलाकर अभियान की शुरुआत कठिन रही। हाउस काइन ने इस बात को बहुत कम आंका कि जब वे कोमोडो स्टार सेक्टर में पहुंचे तो उन्होंने कितनी निगाहें आकर्षित की। घर पर एक कुलीन घर के हाथों में एक बेड़ा वाहक दिखावटी हो सकता है, लेकिन बहुत दुर्लभ नहीं है। सीमा पर इस तरह की घटना ने अभियान को तुरंत शहर में चर्चा का विषय बना दिया, विशेष रूप से यह देखते हुए कि हर कोई जानता था कि एक बड़े जहाज को सैंडमेन क्षेत्र में ले जाना मुसीबत मोल लेने जैसा था। इस प्रकार प्रत्येक स्काउट को हटाने के लॉर्ड काइन के आग्रह के कारण अभियान का पहला सप्ताह खराब हो गया। हालांकि उसके उपायों ने जहाजों को डरा दिया होगा, फिर भी वे रास्ते में हर तारा प्रणाली में छिपे गुप्त सेंसर के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। फिर भी गैलेक्टिक रिम में तारों की संख्या की गिनती नहीं की जा सकी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितने सेंसर लगाए, वे हर तारे का बीजारोपण नहीं कर सके, विशेष रूप से वे जो सैंडमैन अंतरिक्ष में गहराई में हैं। जबकि निष्क्रिय सेंसर गहरे अंतरिक्ष में लगभग अदृश्य थे, उनमें मुख्य बेड़े के मार्ग के सटीक निर्देशांक निर्धारित करने के लिए संकल्प का अभाव था। स्काउट्स का पीछा करने के अलावा हाउस काइन और उनके भाड़े के साथियों ने उनके मार्ग को स्पष्ट करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में, जो कम संख्या में मैचेस में सुधार करने का प्रभारी था, वेस को और कुछ भी जानने का अधिकार नहीं था। उनके विचारक एनसाइन डियामाटो शायद अधिक जानते हों।
लेकिन युवक ने सावधानी से अपने होंठ बंद रखे। समय के साथ वेस ने देखा कि डियामाटो ने समझा इंजीनियरिंग सिद्धांतों की उचित मात्रा। उन्होंने संभवतः इंजीनियरिंग या किसी असंबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की है। इसका मतलब यह था कि वेस अपने सतर्क दिमाग से बहुत सी बातें छिपा नहीं सकता था। अपनी निरंतर कंपनी के कारण वेस ने मेक डिजाइनर सिस्टम तक पहुंचने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने वर्कशॉप के मौजूदा डिजाइन सूट का उपयोग करके अजाक्स ओलंपियन पर काम करना शुरू किया, जिसने उन्हें इसकी व्यापक विशेषताओं से प्रभावित किया। हो सकता है कि यह पूरी तरह से सांस और बहुमुखी प्रतिभा में सिस्टम से मेल नहीं खाता हो, लेकिन इसने उचित मात्रा में सुविधाएं प्रदान की जिससे कुछ समय बचाने में मदद मिली। वेरिएंट के डिजाइन से परिचित होने के बाद उन्होंने अजाक्स पर अन्य लोगों की राय पूछना शुरू कर दिया। वेस ने रामिरेज की सलाह का पालन किया और उन मेक तकनीशियनों से संपर्क किया जिन्होंने वर्षों तक दो भारी शूरवीरों पर काम किया। उनमें से सभी ने उसके सामने खुलकर बात नहीं की। कैप्टन काइन को अब भी उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए शिकार पलाटन को सौंपे गए मेक तकनीशियनों ने भी वही अविश्वासपूर्ण रवैया अपनाया। मित्रवत लोगों को उसे हड्डी फेंकने के लिए मनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। ओलंपियन एक स्थिर खिलाड़ी है। इसे लंबे समय तक चलने के लिए मनाया गया है। यदि कुछ टूट जाता है तो उसे बदलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है क्योंकि कवच इतनी बार हटाने के लिए नहीं होता है। सभी आकर्षक मार्केटिंग में कहा गया है कि ओलंपियन संस्करण कुश्ती में उत्कृष्ट है, लेकिन वे इसके लचीलेपन को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई भारी मेक सबसे सरल कलाबाजी भी करने में सक्षम हो। ओलंपियन मुश्किल से किसी अन्य मशीन को पकड़ सकता है और उसे जमीन पर गिरा सकता है। भारी शूरवीर गति पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ओलंपियन मूल अजाक्स की तुलना में धीमा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि शिकार पलाटन के मैच पायलट कितनी बार अपनी गति के बारे में शिकायत कर रहे हैं। चीफ रामिरेज ने अपनी पूरी क्षमता से ओलंपियनों को हमारे हाथों में सौंप दिया, लेकिन वे कोई चमत्कारी कार्यकर्ता नहीं हैं। विनम्र मेक तकनीशियनों की प्रतिक्रिया वेस के लिए वरदान साबित हुई। भले ही उनके पास उथली तकनीकी पृष्ठभूमि थी, फिर भी वे अजाक्स ओलंपियन की कई विचित्रताओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनके पास इसके डिजाइन की सहज समझ थी जो वेस जैसे मेक डिजाइनर के लिए सोने के बराबर थी। वेस ने काफी सुना। उन्होंने शिकार पलाटन के मिशन प्रोफाइल पर विचार किया और उसकी तुलना वर्तमान अजाक्स ओलंपियन की क्षमताओं से की। आमतौर पर वे उनके इनपुट का लाभ उठाने के लिए चीफ रामिरेज और कैप्टन काइन के साथ अपने निष्कर्षों पर चर्चा करते थे, लेकिन उनके रवैये ने उन्हें अवंछित महसूस कराया। बात नहीं, उसके पास अभी भी मेल्कोर और डियामाटो थे। सबसे पहले उन्होंने अपने सबसे आलोचनात्मक अवलोकन की व्याख्या की। जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, शिकार पलाटन की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे मेक्स का एकमात्र समूह हैं जिनके पास हेक्सापॉड किंग के खिलाफ जीतने का मौका है। पलाटन के टैंक के रूप में अजाक्स ओलंपियन अपनी शिकार रणनीति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। पलाटन और मेक तकनीशियनों के लिए इलाज करना एक खजाने की तरह होना स्वाभाविक है, लेकिन वे भारी शूरवीरों को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। इस अजीब टिप्पणी पर एनसाइन डियामाटो की भौहें चढ़ गईं। हमारे मैचों के पूरे दल में केवल 2 ओलंपियन हैं। यहाँ तक कि मैं भी जानता हूँ कि भारी मशीनों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। यदि हम इस अभियान के दौरान उनमें से एक को खो देते हैं तो यह एक अकल्पनीय क्षति होगी। वेस को पता था कि डियामाटो ने क्या संकेत दिया था। औसतन भारी मशीन का वजन मध्यम मशीन की तुलना में 5 गुना अधिक होता है, इसलिए उनकी कीमत भी आमतौर पर 5 गुना अधिक होती है। इन्हें केवल विशेषीकृत महंगी मशीनरी से ही बनाया जा सकता है और इनके रखरखाव में और भी अधिक लागत आती है। कॉन्स्टेंस ग्रैंड किंगडम जैसे दूसरे दर्जे के राज्यों को ध्यान में रखते हुए अजाक्स ओलंपियन अकल्पनीय रूप से उच्च कीमत के साथ आया था।
वेस ने स्वयं गणना की और पाया कि अजाक्स ओलंपियन की कीमत लगभग 5 बिलियन ब्राइट क्रेडिट थी। 5 अरब क्रेडिट। वेस इतने पैसे से 200 से अधिक मार्क एंटनी मार्क आई बना सकते थे। उस पैसे का अधिकांश हिस्सा ओलंपियन की अत्यधिक परिष्कृत कवच प्रणाली के निर्माण पर खर्च किया गया था, जिसमें विदेशी मिश्र धातुओं की विभिन्न परतें शामिल थीं। इसीलिए ये पूरी यूनिट गलत तरीका अपना रही है। मेक का उपयोग किया जाना है। भूमिगत दुनिया में कितने ही सपोर्ट जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। एक ओलंपियन की क्षति की भरपाई करना कितना कठिन होगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ वह यह है कि हर कोई भारी शूरवीरों को देवता मानकर गलती कर रहा है। वेस ने दबाव डाला। अजाक्स जैसी उच्च श्रेणी की मशीन आमतौर पर कई अभियानों को चलाने के लिए बनाई जाती है। यदि आपको लगता है कि आप इन बड़े उपकरणों को बरकरार रख सकते हैं तो यह आशाजनक है, लेकिन ग्रोइनिंग आईवी पर उन्हें बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में अजाक्स ओलंपियन लगातार 40 दिनों तक अविश्वसनीय मात्रा में दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए अनुकूलित नहीं है। फिर आप क्या सुझाव दे रहे हैं? भारी उपकरणों को डिस्पोजेबल उपकरण के रूप में समझें। मैं उनकी शक्ति और गति बढ़ाने के कई तरीके जानता हूं। मुझे एक संशोधित डिजाइन के साथ आने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, जिसे लागू करने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। इससे डी अमाटो का दिमाग हिल गया। एक युवा अधिकारी के रूप में जो एक इंजीनियर बनने की इच्छा रखता था, उसे हमेशा अधिकतम लाभ के पक्ष में अल्पकालिक लाभ से बचने की सीख दी गई थी। स्थिरता, विश्वसनीयता और दीर्घायु। जहाजों की कीमत हमेशा जहाजों की तुलना में बहुत अधिक होती है, इसलिए सभी को उम्मीद थी कि वे दशकों तक चलेंगे। वेस ने अचानक एक अलग दृष्टिकोण पेश किया जो सीधे तौर पर उसके द्वारा सीखी गई बातों के विपरीत था। तो फिर आप किस तरह के प्रदर्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं? और मॉडल कितने समय तक चलेंगे? मैं आसानी से इसके प्रदर्शन को 20% तक बढ़ा सकता हूं। यह प्रदर्शन समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में पहली मापने योग्य गिरावट महीनों में नहीं होगी। भारी युद्ध से इस विघटन में तेजी आएगी, लेकिन मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि वे पूरे 40 दिन तक टिके रहें। वेस ने जो स्पष्ट रूप से प्रस्ताव रखा, उसने ध्वजवाहक को आश्चर्यचकित कर दिया। कट्टरपंथी सुझाव पर पकड़ बनाने में उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन एक बार जब उन्होंने इस पर विचार किया तो उन्हें लगा कि इसमें कुछ योग्यता हो सकती है। मैं स्वीकार कर सकता हूं कि यदि ओलंपियनों को अल्पकालिक बढ़ावा मिलता है तो इस अभियान से उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि 2 भारी मेक्स के नुकसान को कवर करना आसान नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि लॉर्ड काइन ऐसा उपहास होने देंगे। वेस मुस्कुराने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड काइन पासे को एक ही बार में फेंकने पर सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। हर बार सफल होना असंभव है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यदि मेक अपनी आखिरी सांसें ले चुके हैं तो वे बेकार हैं। जब तक आप मलबे को बचा सकते हैं, आप उनके निर्माण में प्रयुक्त अधिकांश विदेशी वस्तुओं का पुनर्चक्रण कर सकते हैं। अंतर उसने डी अमाटो को अपनी योजना की खूबियों के बारे में आश्वस्त किया, लेकिन वे केवल द्वारपाल था। इस परिमाण का निर्णय फेलिसिटी काइन के सिर से ऊपर चला गया। केवल जेरेमिया काइन ही इस योजना पर हरी झंडी दे सकते थे। जब ध्वजवाहक ने लॉर्ड काइन को सीधे सूचित किया तो उन्हें एक साधारण उत्तर मिलने से पहले घंटों तक इंतजार करना पड़ा। मुझे एक डिजाइन दिखाओ। वेस ने उस संदेश को एक उत्साहजनक संकेत के रूप में लिया। हालांकि उन्हें ओलंपियनों के साथ खिलवाड़ करने की निश्चित मंजूरी नहीं मिली थी, उन्होंने आखिरकार दरवाजा खोल दिया। इसके अलावा उनके कट्टरपंथी सुझाव ने कैप्टन काइन और चीफ रामिरेज को दरकिनार कर दिया। हालांकि उसने उनके सिर पर चढ़कर कोई एहसान नहीं किया, लेकिन उसे उनके अतार्किक हठ से भी नहीं जूझना पड़ा। एक बार जब उन्हें ओके मिल गया तो वे तुरंत काम पर लग गए। इस तथ्य के कारण कि वे संभवतः अधिकांश काम एक तकनीशियनों को करने देगा,
उसने एक स्पेक्टर के पोषण पर बहुत अधिक प्रयास नहीं किया। आखिरकार उनका इरादा किसी अन्य डिजाइन के एक प्रकार का संस्करण तैयार करने का था। इतना ही नहीं, उन्होंने मौजूदा मेक्स को संशोधित करने की भी योजना बनाई, जिनके पास पहले से ही अपनी पहचान थी। वे एक स्पेक्टर को बढ़ावा देने में बहुत अधिक समय खर्च नहीं करना चाहते थे, जो कि अंततः अपने उपकरणों को पूरा करने के बाद ही मृत पैदा होगा। इस बार हार्डवेयर पर ध्यान देना बेहतर है। वेस ने अनजाने में मास्टर ओल्सन की शिक्षाओं को अपनाया, लेकिन इस बार विपरीत दिशा में। बैटल मेट्रोनिक्स पर उनका व्यापक व्याख्यान इस बात पर केंद्रित था कि किसी मशीन की सेवा अवधि को कैसे बढ़ाया जाए। सीधे शब्दों में कहें तो उनका इरादा अजाक्स ओलंपियनों की हर छिपी हुई क्षमता को निचोड़ने के लिए इन तरीकों को उलटने का था। इनमें से कई तरीकों में किसी डिजाइन के प्रदर्शन को बदलना शामिल था ताकि वे समतल हो जाए। इससे इसके सिस्टम की अधिकतम क्षमता कम हो गई, लेकिन बिजली के कम लेकिन अत्यधिक विस्फोट से उन पर दबाव पड़ने से बच गया। एक ठोस प्रतिष्ठा बनाने का प्रयास करने वाला एक सामान्य मेक डिजाइनर हमेशा ऐसे मेक डिजाइन करता है जो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। कोई भी ऐसी मशीन का अधिग्रहण नहीं करना चाहता था जो केवल एक वर्ष तक विशिष्ट प्रदर्शन करने का वादा करती हो। यहाँ तक कि भारी शूरवीरों को भी समय से पहले टूटने से बचाने के लिए कई अत्यधिक बफर्स और फेल से शामिल करने का इरादा था। इसके विपरीत जाकर वेस ने सुनिश्चित किया कि मशीन अधिक शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम होगी, जबकि अत्यधिक तनाव ने प्रश्न में मैचेस के प्रभावी जीवनकाल को कम कर दिया। बलिदान इसके लायक था यदि वेस ने बीमा किया कि मॉडल ने मिशन के दौरान अपना चरम प्रदर्शन बनाए रखा। वह अपने आप में थोड़ा मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता कि मेरे गुरुवार ने सोचा था कि मैं उनकी शिक्षाओं को इस तरह लागू करूंगा। अगर वह देख सकती है कि मैंने क्या पकाया है तो वे शायद मुझे थप्पड़ मार देगी। उन्होंने जल्दबाजी में लेकिन प्रभावी डिजाइन तैयार करने में एक उपयोगी सप्ताह बिताया। उन्होंने इसे काफी सरल रखा और किसी भी बड़े रीडिजाइन से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने बहुत सारे डुप्लीकेट घटकों को फाड़ दिया, जिससे ओलंपियन की अतिरेक बढ़ गई, लेकिन वास्तव में मॉडल के जीवन चक्र के अंत में ही अस्तित्व में आया। निश्चित रूप से वेस ने उस मशीन की अतिरेक को कम करने के लिए निंदा का जोखिम उठाया जिसे इसकी सख्त जरूरत थी। इसलिए उन्होंने स्वयं डिजाइन का परीक्षण किया और अपने निर्णय का समर्थन करने के लिए डेटा एकत्र किया। एक बार जब उन्होंने कुछ जगह खाली कर दी तो वेस ने आंतरिक वास्तुकला को पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ चैनलों को चौड़ा करके, कृत्रिम मांसपेशियों को बड़ा करके, कुछ एम्पलीफायरों को जोड़कर और कुछ घटकों की प्रोग्रामिंग में बदलाव करके उच्च प्रदर्शन देने की इसकी क्षमता बढ़ाई। अंत में उन्होंने स्टेरॉयड पर अजाक्स का सहारा लिया। अध्याय 173 डिजाइन को पूरा करने का मतलब केवल यह था कि वेस ने एक योजना तैयार की। अगर उसका ग्राहक है तो इसका कोई मतलब नहीं है उसे अपने परिवर्तनों को लागू करने का अवसर नहीं दिया। वेस का मानना था कि उनके रीडिजाइन में बहुत योग्यता थी। पुनर्निर्मित अजाक्स ओलंपियन भारी दबाव में कुछ अधिक समय तक टिक सका और अपने अंगों के माध्यम से बहुत अधिक बल लगा सकता था। इससे भारी शूरवीरों को क्रूर बल के मामले में हेक्सापॉड राजाओं के खिलाफ लड़ने में मदद मिली। फिर भी कुछ भी मुफ्त नहीं मिला। चरम प्रदर्शन के निरंतर स्तर को बनाए रखने से फ्रेम की दीर्घायु गंभीर रूप से कम हो गई। उस सारी अतिरिक्त बिजली को उन प्रणालियों के माध्यम से चलाने का जिन्हें उन्हें संभालने के लिए रेट नहीं किया गया था। इसका मतलब था कि मशीनें धीरे धीरे खुद ही जल जाएंगी। इसके कवच की प्राचीन परतों को अभी भी बचाया जा सकता है, लेकिन अंदरूनी हिस्सों को पूरी तरह से तोड़ना होगा। लागत इसके लायक है। वेस ने खुद को समझाने की कोशिश की क्योंकि वह लॉर्ड काइन से दोबारा व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए तैयार था। जब तक अभियान भारी शूरवीरों को पुनर्प्राप्त कर सकता है तब तक वे केवल अस्थायी नुकसान के साथ समाप्त होंगे। मेलकोर, जो हमेशा उसके साथ रहता था, ने अपना सिर हिलाया।
शिकार करने वाली पलाटन इसे इस तरह नहीं देख पाएगी। आप मेरे जैसे मेक पायलटों को नहीं जानते। भारी शूरवीरों को सौंपे गए पायलटों ने वर्षों तक अपने व्यक्तिगत ढांचे के साथ प्रशिक्षण लिया है। वे इस समय व्यावहारिक रूप से प्रेमी हैं। मेलकोर ने जो कहा उससे वे इस क्षण भर के लिए चिंतित हो गया। मेक पायलटों ने वास्तव में अपने मेक के साथ एक बंधन विकसित किया। यह स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति थी। अभी उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें मूल रूप से उनके प्रेमियों का अपहरण किया गया और उन्हें अत्यधिक घातक उत्तेजक इंजेक्शन लगाए गए। अपने साझेदारों का ऐसा नग्न उल्लंघन उनके मानस पर भारी आघात पहुंचाएगा। फिर कठिन भाग्य। अंततः वेस ने उत्तर दिया। उसकी आंखें स्टील की तरह ठंडी थीं। यह अभियान उनके हितों के इर्द गिर्द नहीं घूमता। सभी मेच लॉर्ड काइन की इच्छा से सेवा करते हैं। यदि सफलता की संभावनाएं बढ़ाने के लिए इनका उपयोग करना पड़े तो ऐसा ही होगा। यह एक उचित समझौता है। हाउस काइन ने इस अभियान को पूरा करने के लिए अविश्वसनीय धन का निवेश किया। फिर भी वे भयानक हेक्सापॉड राजाओं से निपटने के लिए केवल कुछ हाथ से तैयार किए गए अभिजात वर्ग का ही पोषण कर सके। उन मेचों में से प्रत्येक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें विरासत के रूप में माना जाना चाहिए। जिस तरह से लॉर्ड काइन अभियान को लेकर जुनूनी थे, बेस ने उनसे स्मार्ट निर्णय लेने की उम्मीद की थी। ओलंपियनों के पायलटों को चिढ़ाना आपके द्वारा किया गया सबसे छोटा काम है। आपने शिकार पलाटन के नेतृत्व की पूरी तरह से उपेक्षा की। कैप्टन काइन आपके बारे में केवल बुरा ही सोचेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं पहली बार में उसके साथ बातचीत कर सकूं। इतने कम समय के साथ नहीं। यदि कैप्टन काइन और शिकार पलाटन सहयोग करने की सच्ची इच्छा के साथ उनके पास आते तो वे कुछ समझौता करने में सक्षम हो सकते थे। बहुत बुरा है कि वे पिछले में एक डिजाइनर के विश्वासघात से उबर नहीं पाए थे। किसी भी स्थिति में वे इन विदेशियों के साथ संबंध बनाने के लिए यहाँ नहीं आए थे। अपना मिशन पूरा करने के बाद वे क्लाउडी कर्टेन पर लौट आया, जबकि आर्क होराइजन ग्रे विलो स्टार सेक्टर में वापस अपने रास्ते पर चला गया। एक वकील की तरह एक न्यायाधीश के सामने मामला बनाते हुए बेस लॉर्ड काइन के सामने उनकी भव्य मेज के पीछे खड़ा था। यदि मुझे अपना डिजाइन लागू करने की अनुमति दी जाती है तो अजाक्स ओलंपियन अपने नियमित मापदंडों से लगभग 20% अधिक प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। नकारात्मक पक्ष। वेस द्वारा लिखे गए व्यापक नोट्स को ब्राउज करते समय लॉर्ड काइन ने आलस्य से पूछा, स्पष्ट गिरावट के अलावा, जो वास्तव में मायने नहीं रखती, मेच अपनी ऊर्जा खपत में लगभग 50% या उससे अधिक की वृद्धि कर देंगे। मैं पहले से ही यथासंभव अधिक दक्षता बनाए रखने की पूरी कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा और प्रदर्शन हासिल करने के लिए आपको हमेशा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमें अतिरिक्त ऊर्जा कोशिकाओं की आपूर्ति बढ़ानी होगी। लॉर्ड काइन जैसा अनुभवी नेता हमेशा पूछने के लिए सही प्रश्न जानता था। भले ही उसके मन में वे इसके प्रति कुछ शत्रुता हो, वे अपने प्रिय अभियान को आगे बढ़ाने के पक्ष में इसे दूर करने में सक्षम था। हालांकि जैसे ही बैठक अनुकूल निष्कर्ष पर पहुंची, मुख्य द्वार खुल गया और एक क्रोधित जंगली बिल्ली स्टेट रूम में प्रवेश कर गई। दादाजी। फेलिसिटी गुराई और वेस की ओर लपकी। उसने अचानक उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे उठाने के लिए अपनी अद्भुत ताकत का इस्तेमाल किया। मैंने अभी अभी सुना कि यह कमीना क्या करने का इरादा रखता है। वह अजाक्स को खत्म करना चाहता है। बैठिए मिस काइन। वृद्ध सज्जन दहाड़ने लगे, जिससे फेलिसिटी को अपने आसन हमले को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने कर्तव्यों को याद रखें। हम अभी गेम नहीं खेल रहे हैं। फेलिसिटी ने वेस को जाने दिया, जिससे उसे सांस लेने की अनुमति मिली। वह धीरे धीरे शांत हुई और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। महोदय, मैं सम्मानपूर्वक श्री लार्किंसन के मूर्खतापूर्ण विचार पर आपत्ति दर्ज करना चाहता हूँ। ओलंपियनों को पायलट बनाने का काम सौंपा गया लोगों ने वर्षों तक भारी शूरवीरों के साथ प्रशिक्षण लिया है।
बड़े बदलावों को अचानक लागू करने से उनकी मशीनरी से उनका परिचय खत्म हो जाएगा। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि जब हर कोई उन पर भरोसा कर रहा है तो वे मानक स्तर का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। वह निश्चित रूप से जल्दी से समायोजित हो गई। वेस ने उसके बहाने की प्रशंसा की। यह काफी प्रशंसनीय लग रहा था। कैप्टन काइन की बात में दम है, लेकिन नया डिजाइन बहुत अलग पायलटिंग की पेशकश नहीं करेगा। अनुभव नया ओलंपियन अभी भी वैसा ही है, अब उसकी सीमाएं ऊंची हैं। हमारे पास आपकी कल्पनाओं की उड़ान में शामिल होने का समय नहीं है। आपने इस डिजाइन पर बहुत कम समय बिताया। मैं नहीं मानता कि आपने सारी खामियां दूर कर दी। इसके अलावा एक भारी मशीन को फिर से कॉन्फ़िगर करने में अविश्वसनीय रूप से लंबा समय लगता है। दो की तो बात ही छोड़ दें। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप ओलंपियनों को अपने नए डिजाइन में परिवर्तित कर सकें। मुझे लगता है कि आप मेरे असेंबली कौशल को कम आंकते हैं। वेस ने अपना सिर हिलाया। अपनी देखरेख में मैं आपके विभाग के यांत्रिकी तकनीशियनों को सर्वोत्तम मार्ग अपनाने के लिए निर्देशित कर सकूंगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मैं इसे 10 दिनों में पूरा कर पाऊंगा। 10 दिन। यह कोई कमजोर रोशनी वाली मशीन नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ये भारी मशीनें हैं। जैसे ही लगा कि बहस जारी रहेगी, अचानक अलार्म बज उठा। संक्षिप्त लेकिन जटिल स्वर सुनाई दिया जिससे दोनों काइन्स के चेहरे पीले पड़ गए। लॉर्ड काइन ने तुरंत अपना इंटरकॉम सक्रिय कर दिया। सभी हाथ कार्यवाही के लिए तैयार हैं। शर्त पीली सेट करें। अपनी शिकार पलाटन का नेतृत्व करने के लिए फेलिसिटी पहले ही कमरा छोड़ चुकी थी। जहां तक लॉर्ड काइन की बात है, जब उन्होंने अपने टर्मिनल पर भेजे गए आने वाले डेटा का अध्ययन किया तो उनकी भौहें चढ़ गईं। उसने दांत पीस लिए। अवसरवादी। फिर उसे अचानक याद आया कि वेस नहीं गया था। श्री लार्किंसन, आपको अपना डिजाइन लागू करने के लिए मेरी अनुमति है। अपना काम तुरंत शुरू करें और जब तक आप ओवरहाल पूरा न कर लें, तब तक वापस रिपोर्ट न करें। आप चाहते हैं कि मैं अभी ओलंपियनों को बदल दूं। नौसैनिक युद्ध कई दिनों तक चल सकता है। अभियान आपको निष्क्रिय रखने का जोखिम नहीं उठा सकता। जब तक यह मेरे बेड़े की रक्षा में हस्तक्षेप नहीं करता है, तब तक आपके प्रयासों में सहायता करने के लिए शिकार पलाटन को सौंपे गए मेच तकनीशियनों को कोरल करें। वेस ने आदेश स्वीकार कर लिया और तुरंत कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया। संपूर्ण बेड़ा वाहक पीले रंग की स्थिति में परिवर्तित हो गया, जो कि लाल स्थिति से बेहतर था लेकिन हरे रंग की स्थिति से भी बदतर था। मूल रूप से आर्क होराइजन ने अपना पहरा बढ़ा दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गई, भले ही कोई आसन खतरा ना हो। क्या चल रहा है? उसने पूछा। एनसाइन डियामाटो ने एक पल के लिए अपने कुंभ का अध्ययन किया। हमारे वर्तमान स्टार सिस्टम में एक बड़ा बेड़ा आ गया है। हमारे वर्तमान स्थान की सुदूरता को ध्यान में रखते हुए नए आगमन संभवतः हमारे अभियान को लक्षित कर रहे हैं। हालांकि वे हमारी संख्या से मेल नहीं खा सकते हैं, लेकिन उनके पास आर्क होराइजन के लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त जहाज और मेच हैं। क्या संदूक खतरे में है? मुझे पूरा यकीन नहीं है। हमारी सेना बड़ी है, इसलिए यह अजीब होगा यदि वे अपनी सेना को प्रतिबद्ध करने का निर्णय लेते हैं। हम अभी भी नहीं जानते कि वे क्या उम्मीद कर रहे हैं जिससे उन्हें इतना आत्मविश्वास मिल रहा है। पताका मेलपुर की ओर मुड़ गई। क्या आप हमारी रक्षा में योगदान देना चाहते हैं? बेड़े के वाहक ने बड़ी संख्या में प्रबलित बंकरों की पेशकश की, जिससे मेच को दुश्मनों के खिलाफ गोली चलाने की अनुमति मिली। मेलकोर का स्टैनिस्लाव उपयोगी साबित हो सकता है। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। मैं केवल रास्ते में रहूंगा। बेहतर होगा कि मैं वेस पर नजर रखूं। मेलकोर उनकी कमान की श्रृंखला में फिट नहीं थे और उन्होंने कभी भी बेड़े वाहक पर रक्षात्मक स्थिति लेने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया। इस अपरिचित माहौल में आखिरी काम जो वह करना चाहता था वह था संदेह को आकर्षित करना। हम कार्यशाला में छेद करेंगे, वेस ने घोषणा की।
वह चाहता था कि अगर कोई खतरनाक घटना घटित हो तो वे रास्ते से हट जाए। लॉर्ड काइन ने मुझे अपना आदेश दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं काम पर लग जाऊं। हैंगर खाड़ी जहां शिकार करने वाली पलाटन छुपी हुई थी, गतिविधि के छत्ता में बदल गई। वेस, मेलकोर और डियामाटो को महत्वपूर्ण व्यवसाय पर जाने वाले महत्वपूर्ण लोगों के लिए रास्ता बनाना पड़ा। उनके प्रभावशाली रुख से पता चला कि उन्हें सबसे खराब की उम्मीद थी। यहाँ तक कि शिकार करने वाली पलाटन भी लामबंद होने लगी थी। कैप्टन काइन ने अपने अधीनस्थों को हर व्यवस्था तैयार करने के लिए नियुक्त किया। मेक तकनीशियनों ने मेक को खाली करने के लिए जल्दबाजी में अपने नियमित रखरखाव कार्यों को रद्द कर दिया। एम्पायरियंस ने खुद को आर्क होराइजन के बंकरों में से एक में नियोजित होने के लिए तैयार किया, जहां वे अपनी रेलगनों को पूरी तरह से नियोजित कर सकते थे। वोल्मार्स अपने अस्तबल में रहे। उनके मेक पायलट पास बैठे थे। यदि किसी बोर्डिंग पार्टी को पीछे हटाने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ी तो वे कूदने के लिए तैयार थे। उनके अपेक्षाकृत शांत चेहरों से पता चलता है कि उन्होंने नहीं सोचा था कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। आर्क होराइजन में बहुत सारे दांत थे। जहां तक अजाक्स ओलंपियनों की बात है, किसी ने भी उन्हें तैनाती के लिए तैयार नहीं किया। फेलिसिटी काइन को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि उन्हें संशोधित किया जाएगा और उनके पास इस मामले पर बर्बाद करने का समय नहीं था, क्योंकि बेड़े को पीले रंग की स्थिति में सेट कर दिया गया था। इससे वेस को अप्रत्याशित वरदान मिला। शिकार पलाटन को सौंपे गए कई यांत्रिकी तकनीशियनों के पास फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं था। एक बार लड़ाई शुरू होने पर कहानी अलग हो सकती है, लेकिन जैसा कि सभी ने अनुमान लगाया था, बेड़े सीमा से बाहर थे और कम से कम कई घंटों तक उसी तरह रुके रहे। क्या आर्क होराइजन का कभी युद्ध में परीक्षण किया गया है? वेस ने उत्सुकता से चीफ रामिरेज से पूछा। तब से नहीं जब से हाउस काइन का हाथ उस पर पड़ा। हमें उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, लेकिन वास्तविक युद्ध में हमारा कभी परीक्षण नहीं हुआ। यह उत्साहजनक नहीं लग रहा था। उम्मीद है आर्क होराइजन की प्रभावशाली क्षमताओं और उसकी मेचों की प्रचुरता ने इसे रोक दिया समुद्री डाकू अभियान की तैयारी का परीक्षण करने से। किसी भी रिसाव को रोकने के लिए पूरे जहाज पर किसी भी प्रकार के संचार को बंद कर दिया गया। जब वेस ने अपना कोम सक्रिय किया तो उसने पाया कि वह बेड़े की वर्तमान स्थिति को नहीं देख सका। वह जितना जानता था, बेड़ा सीधे एक तारे की ओर उड़ रहा था। जानकारी की कमी के कारण उन्हें थोड़ा क्लस्ट्रोफोबिक महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अंतरिक्ष लिफ्ट में फंस गया हो जो अचानक अनियंत्रित होकर नीचे आ गिरी हो। एनसाइन डियामाटो ने उसकी पीठ थपथपाई। बाहर जो हो रहा है उसके बारे में असहज महसूस करना कोई असामान्य बात नहीं है। हमारे दल पर भरोसा रखें। उन्हें हमारा समर्थन प्राप्त है। बेहतर होगा कि आप अपने कर्तव्यों पर ही ध्यान दें। वास्तव में इस घटनाक्रम से एक अच्छी बात जो सामने आई वह यह थी कि वेस को कैप्टन काइन के साथ टकराव के बिना अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई। भले ही वह शायद उसकी हिम्मत से नफरत करती थी, लेकिन इस मामले पर उसकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। संपूर्ण परीक्षा ने साबित कर दिया कि काइन्स के युवा वंशज के पास बहुत कम वास्तविक शक्ति थी। डियामाटो और रामिरेज के साथ मिलकर वेस ने अजाक्स ओलंपियनों को एक नए डिजाइन में परिवर्तित करने का कठिन कार्य सौंपा। यह उनका पहली बार था जब उन्होंने बड़ी संख्या में अधीनस्थों के साथ काम किया, लेकिन अपने दो संपर्कों की मदद से वे एक व्यावहारिक कार्यक्रम लेकर आए। इस तरह की नौकरियां दो भागों में विभाजित हैं। सबसे पहले आपको नए हिस्से बनाने होंगे। जहां तक मैं देखता हूं, इन अतिरिक्त हिस्सों को बनाने में कुछ भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। मैं उनमें से आधे से परिचित नहीं हूं, लेकिन वे बहुत जटिल नहीं हैं। सिर्फ इसलिए कि वे सरल हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुस्त पड़ सकते हैं। वेस ने तुरंत चेतावनी दी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उन झटकों का सामना करने में सक्षम हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ सकता है। उन्हें विशिष्टताओं के अनुसार बिल्कुल पुन
प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हम इस मामले में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत सकते। सहनशीलता अत्यंत कड़ी होनी चाहिए। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे लोग चूके नहीं। रामिरेज ने आग्नेय आंखों से वादा किया। हम सभी जानते हैं कि दांव पर क्या है। अगर कोई सोचता है कि वह बेकार काम करके बच जाएगा तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। प्रमुख के निरीक्षण से वेस पर से बोझ हट गया। अच्छी बात है। यदि आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पुर्जे बिना किसी दोष के बने हैं, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तकनीशियनों को पता हो कि ओलंपियनों को कैसे फिर से जोड़ना है। उन्हें पूरे फ्रेम को खोलना होगा और सही हिस्सों को सावधानीपूर्वक हटाना होगा। फिर उन्हें ताज़ा निर्मित भागों को सही क्रम में स्थापित करना होगा। मुझे उम्मीद है कि यह इतनी आसानी से नहीं चलेगा। वेस ने सही क्रम जानने के लिए निम्न श्रेणी के यांत्रिकी तकनीशियनों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने सीधे तौर पर इस रूपांतरण परियोजना के सबसे कठिन पहलू की जिम्मेदारी संभाली। मैं लोगों से कहूंगा कि वे आपकी आज्ञा माने। यदि वे आपको कुछ संकेत देते हैं तो बस उन्हें चारों ओर से थपथपाएं। सभी ने सिर हिलाया। वेस को राहत महसूस हुई कि चीफ रामिरेज ने कोई बाधा नहीं डाली। वह जानता था कि कब आदेशों का पालन करना है। चूंकि वर्तमान परियोजना को सीधे बड़े आदमी द्वारा अधिकृत किया गया था, रामिरेज निश्चित रूप से जानता था कि वह अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। अध्याय 174 शून्य के ड्रैगन भले ही संचार के हर चैनल को बंद कर दिया गया हो, लेकिन इसने लोगों को बात करने से नहीं रोका। जबकि अधिकांश दल के पास कुछ शालीनता थी, बहुत कम संख्या में बड़बोले लोग गपशप करने से खुद को रोक नहीं सके। निस्संदेह उन्होंने जो कुछ भी कहा वह घंटों पहले हुआ और अभियान बेड़े की वर्तमान स्थिति से संबंधित नहीं था। अभियान दल एक बारूदी सुरंग से बच गया। उन्होंने कुछ बहुत ही खराब चीजों को अंतरिक्ष में रख दिया। मैंने सुना है कि उनके पास घर तक पहुंचने की कुछ प्रभावशाली क्षमताएं थीं और उनकी गतिविधियां इतनी गुप्त थीं कि वे लगभग 100 किलोमीटर तक हम तक पहुंच सकते थे। उसके बाद यह इस विशाल बूस्टर को सक्रिय करता है और इसे सीधे सबसे बड़े जहाज में ले जाता है जिसे यह पा सकता है। हमारे बेड़े में से कुछ व्यापारिक जहाज अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मैंने सुना है कि लॉर्ड काइन दुश्मन से मिलने से इनकार करने के लिए चिल्ला रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि स्थानीय व्यापारी मेल हैं। जब तक कुछ नहीं होता तब तक वे अच्छे छोटे सैनिक हैं, लेकिन वास्तविक युद्ध शुरू होते ही वे खरगोशों की तरह डरे हुए व्यवहार करने लगते हैं। समुद्री डाकुओं के बेड़े को कैसे संभालना है, इस पर अधिकारी बहस करते रहते हैं। लॉर्ड काइन ने सीधे तौर पर बिग थ्री से टक कर ली। यहाँ तक कि 3 बड़े भाड़े के समूह भी इस बात पर सहमत नहीं हैं कि क्या करना है। जॉर्ज की घुड़सवार सेना एक घमासान युद्ध करना चाहती है, जबकि स्ट्रेप हैंडसम लड़ाई को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। आदेला के चुने जाने के बारे में क्या? अगर मुझे पता चले कि वे धार्मिक पागल किस बारे में सोच रहे हैं तो बहुत बुरा होगा। वे आधा समय अपने आप से प्रार्थना कर रहे हैं। आवारा फैंटमों ने अपना मोर्चा संभाल लिया। मैंने सुना है कि उन्होंने एक ही बार में दर्जनों मेच को एक साथ चबा डाला। हमले के कारण पूरा समुद्री डाकू बेड़ा रुक गया। निरंतर बकबक ने वेस और अन्य लोगों को स्थिति से अवगत कराया और उन्हें अंतरिक्ष में क्या हो रहा था इसके बारे में कुछ परिप्रेक्ष्य दिया। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि निचले स्तर के लोगों को इसकी खबर कैसे मिली, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो सारी व्यवस्था अभी शुरू ही हुई हो। वेस को धीरे धीरे ऊंचे अलर्ट स्तर पर काम करने की आदत हो गई। उसे अपनी हरकतों पर नजर रखनी थी और यह सुनिश्चित करना था कि उसके सामने कुछ भी संदेहास्पद न हो। एनसाइन डियामाटो ने लेजर जैसी नजर रखी जब उन्होंने 2 अजाक्स ओलंपियनों को आंशिक रूप से अलग करने का निर्देशन किया था। चूंकि भारी शूरवीर क्षति को अवशोषित करने के लिए होते थे, उनके पास एक अत्यंत जटिल कवच प्रणाली होती थी। प्रत्येक परत और प्रत्येक प्लेट एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और उन्हें सुलझाने में बहुत अधिक देखभाल और प्रयास की आवश्यकता थी। सौभाग्य से
इस विभाग के यांत्रिकी तकनीशियनों के पास कवच को छीलने का काफी अनुभव था। उन्होंने कुशलता से घनी और भारी प्लेटों को हटा दिया और उन्हें एक तरफ रख दिया। वेस को अपने हाथ भी गंदे नहीं करने पड़े। ठीक है, हमने अजाक्स खोल दिया है। वेस ने उन तकनीशियनों की घोषणा की जिन्हें चीफ रामिरेज ने अपने अधीन रखा था। अब मेरे द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार चार्ट में चिह्नित घटकों को सावधानी पूर्वक हटा दें। पूरे कार्य दल का नेतृत्व करने की भावना ने वेस को मधुमक्खियों के छत्ते के बीच रानी जैसा महसूस कराया। इससे मदद मिली कि सभी मधुमक्खियों के पास अपनी अपनी क्षमताएं थीं। दूसरे दर्जे के राज्य के प्रभाव के रूप में हाउस काइन कभी भी बेवकूफों को काम पर नहीं रखेगा। इस प्रक्रिया में वेस को अप्रत्याशित लाभ भी प्राप्त हुआ। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन विभिन्न तरीकों को देखा जिनका उपयोग में एक तकनीशियन एक दूसरे के साथ समन्वय करने और उनकी प्रगति पर नजर रखने के लिए करते थे। उनके सभी अत्याधुनिक साधन उसकी आंखों के सामने उजागर हो चुके थे। यदि वह कभी भी अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करना चाहेगा तो वह शून्य से शुरुआत नहीं करेगा। भले ही इस यात्रा से मुझे कुछ खास हासिल नहीं हुआ हो, लेकिन यह अनुभव पहले से ही इसके लायक है। घर लौटते ही मुझे कुछ यांत्रिकी तकनीशियनों को नियुक्त करना शुरू कर देना चाहिए। कार्यशाला में चीफ रामिरेज ने पहले ही नए घटकों का निर्माण शुरू कर दिया था। वेस ने बहुत अधिक चिंता नहीं की क्योंकि डिजाइन में अधिकतर सहायक घटकों की आवश्यकता होती थी जिनमें कोई जटिल कार्य नहीं होता था। न ही उन्होंने बहुत अधिक परिष्कृत विदेशी सामग्रियों को शामिल किया। आर्क होराइजन की सभी कार्यशालाएं शक्तिशाली लेकिन कॉम्पैक्ट 3D प्रिंटर से सुसज्जित थीं। इसमें विशाल डॉर्टमुंड के समान गुण थे लेकिन इसने आधी जगह घेर ली। इन उन्नत मशीनों की मदद से पार्ट्स का उत्पादन तय समय पर होता रहा। तीसरे दिन एक बदलाव हुआ। आर्क होराइजन में थोड़ी देर के लिए कंपन हुआ जिससे सभी का काम बाधित हो गया। वेस ने अध्ययन किए गए आरेख से ऊपर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। क्या चल रहा है? एनसाइन डियामाटो चिंतित दिखे। वह आर्क होराइजन के थ्रस्टर्स हैं। जहाज अपनी अधिकतम गति से बढ़ रहा है। वह चेतावनी प्रकाश जिसे पहले सभी ने नजरअंदाज कर दिया था पीले से लाल हो गया। सभी को तुरंत ऑर्डर का एक नया सेट प्राप्त हुआ। अपना काम बंद करो और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसे सुरक्षित करो। अपने खतरनाक सूट पहने और अपना गियर तैयार करें। शिकारी पलाटन भड़कने लगी। एजक्सिस को छोड़कर प्रत्येक मैच ऑनलाइन आ गया। वोल्मार्स एक साथ इकट्ठे हुए और हैंगर खाड़ी के केंद्र की ओर बढ़े जबकि एम्पायरियंस ने अपनी रेलगनें इकट्ठी की और अपने निर्धारित बंकरों की ओर बढ़े। मेक तकनीशियन दो भागों में बंट गए। पहला भाग हैंगर खाड़ी में रहा और क्षतिग्रस्त मैच प्राप्त होने की प्रतीक्षा की गई। अन्य आधे लोग विभिन्न क्षति नियंत्रण दलों में शामिल हो गए जो आग को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खड़े थे। वेस बहुत चिंतित रहने लगा। उसने अब तक जो कुछ भी इकट्ठा किया है उससे पता चलता है कि अभियान बेड़े ने समुद्री डाकू बेड़े के सामने सावधानी से काम किया। अचानक पाठ्यक्रम परिवर्तन और पूर्ण त्वरण का मतलब था कि आग या तो भाग रहा था या दुश्मन की ओर मुड़ रहा था। एनसाइन डियामाटो मौजूदा स्थिति का पता लगाने की कोशिश करते रहे लेकिन उनकी कनिष्ठ रैंक ने उन्हें कुछ भी ठोस हासिल करने से रोक दिया। वेस ने अपना सिर हिलाया और सीधे कैप्टन काइन के पास पहुंचे। महिला पहले ही बख्तरबंद पायलटिंग सूट पहन चुकी थी और अपने निजी मेक टेबल की ओर जाने लगी थी। कृपया कुछ देर इंतजार करें। आप क्या चाहते हैं? कैप्टन केन ने थूकते हुए उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा हो। मुझे बताओ क्या हो रहा है। हालांकि वह उसे नजरअंदाज करना चाहती थी, उसने मेलपोर की ओर देखा जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था और पुनर्विचार करता था। विश्वासघात का एक और दौर हुआ। स्थानीय भाड़े के कुछ संगठनों ने पलटवार किया और उन जहाजों पर घात लगाकर हमला किया जो भाड़े के सैनिकों के थे जो अभी भी हमारी तरफ हैं। अकेले शुरुआती दौर में ही दर्जनों मैच तबाह हो गए और 3 छोटे परिवहन ठप हो गए।
वेस को ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो। मैंने सोचा कि हाउस काइन का भाड़े के सैनिकों पर नियंत्रण था। उन्होंने शुरू से ही किसी तरह हाउस काइन को धोखा देने की साजिश रची। गद्दार व्यापारियों ने अपने जहाजों पर कई संपत्तियां छिपा दी और हमारे सुरक्षा अधिकारियों पर हमला किया, जिन्हें किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए उनके जहाजों पर तैनात किया गया था। उनमें से कुछ अभी भी टिके हुए हैं। अभियान बेड़े के पास बहुत सारी संपत्ति थी, इसलिए विश्वासघात आर्क होराइजन को खतरे में डालने में कामयाब नहीं हुआ था। हालांकि ड्रैगन्स ऑफ द वॉर नामक खतरनाक समुद्री डाकू गिरोह के नेतृत्व में समुद्री डाकू बेड़े ने हत्या के लिए झपट्टा मारना शुरू कर दिया था। लड़ाई से दूर भागने के बजाय लॉर्ड काइन ने सीधे अपने शक्तिशाली बेड़े वाहक को खेल में लगाने का फैसला किया। पूरे अभियान बेड़े ने समुद्री डाकू बेड़े की ओर सीधे जाने के लिए अपने पाठ्यक्रम को पुनर्निर्देशित किया। लॉर्ड काइन का इरादा दुश्मन के गठन को ठीक से भेदने का था। वेस उसे शाप देना चाहता था, ग्राहक की लापरवाही। मैं मदद करता हूँ। मैं एक मेक डिजाइनर हूँ। मैं ऐसी किसी भी चीज में अच्छा हूँ जिसमें मेच शामिल हो। मुझे खेद है लार्किंसन, लेकिन आखिरी चीज जो हमें चाहिए वह है एक और बाहरी व्यक्ति का उस स्थान पर जाना जहां वह नहीं है। आपकी जगह यहाँ है। यदि आप मदद करना चाहते हैं तो चीफ रामिरेज से कुछ करने के लिए कहें। चाहे कुछ भी करो, यह विभाग मत छोड़ना। इससे पहले कि वेस कुछ और कह सके, महिला पलट गई। उन्होंने बदलाव लाने का मौका गंवा दिया। वह हैंगर खाड़ी के दूसरी ओर जाना चाहता था और अंतरिक्ष में तैनात होने वाले अंतरिक्ष यानों पर काम करने में मदद करना चाहता था। वेस कभी भी वास्तविक अंतरिक्ष में जन्मे मेक को देखने के करीब नहीं आए थे। इन विशेष मेक पर कोई रखरखाव करने की बात तो दूर की बात है। 1 घंटा बीत गया क्योंकि हैंगर खाड़ी के आधे से अधिक कर्मचारी चले गए थे। जो मेच बचे थे वे तैनात होने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। समय के साथ क्षतिग्रस्त मशीनें वापस हैंगर में उड़ने लगीं। उनके क्षतिग्रस्त फ्रेम सुरक्षा स्क्रीन से होकर गुजरे जो हैंगर के अंदर सारी हवा और दबाव को स्थिर रखने के लिए एक झिल्ली के रूप में काम करते थे। भले ही सुरक्षा स्क्रीन खराब हो गई हो, वेस और मेलकोर सहित सभी लोग पहले ही खतरनाक सूट में बदल चुके थे। ये कठोर वैक्यूम सूट पहनने वालों को विस्फोटों, छर्रों और विकिरण से काफी सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके जूतों में एक मजबूत चुंबकीय सोल था जो शून्य जी पर भी हर किसी को अपने पैरों पर खड़ा रहने में मदद करता था। वेस ने अपना अधिकांश समय चीफ रामिरेज को वर्कशॉप और मेक अस्तबल को किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचाने में मदद करने में बिताया। 2 अजाक्स विशेष रूप से असुरक्षित रहे। इसके अधिकांश भारी कवच प्लेटिंग जो इसके नाजुक अंदरूनी हिस्सों की रक्षा करते थे, को किनारे पर रखा गया था। यदि कोई समुद्री डाकू अचानक आ जाए और नियमित पैदल सेना की राइफल से गोलियों की बौछार कर दे, तो वे एक भारी मात्रा में नुकसान करने में सक्षम होगा। जितना हो सके उतना कवच जोड़ते रहो। चीफ रामिरेज अपने गुंडे तकनीशियनों पर बुरी तरह चिल्लाया। यदि मैं 1 घंटे में एक भी खुला अनुभाग देखूं तो मैं आपका वेतन काट लूंगा। हर कोई खुले अजाक्स फ्रेमों पर कुछ हद तक कवर लगाने के लिए पागलपन से दौड़ रहा था। भले ही मिसाइल छूटने पर यह उतनी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन यह कम से कम कुछ आघात क्षति को सीमित कर देगा। इस सारी अराजकता के दौरान मेलकोर को काफी हद तक भुला दिया गया। वेस के एक मेक पायलट और अंगरक्षक के रूप में उनके पास मेक और व्यक्तिगत बंदूक दोनों की पहुंच नहीं थी। बाहरी लोगों के प्रति अभियान की स्वीकार्य रूप से उचित सावधानी ने उसे एक पर्यवेक्षक की भूमिका में डाल दिया। इन दिनों उसका एकमात्र काम लकी को पकड़ कर रखना प्रतीत होता था। बिल्ली को कुछ अजीब सा पता चला। उसने जोर जोर से म्याऊं म्याऊं की और अपने मालिक का ध्यान खींचने की कोशिश की। बिल्ली द्वारा किए गए हंगामे के कारण मेलकोर ने उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन लकी शांत नहीं हुआ। वेस ने अपने यांत्रिक साथी पर भरोसा करना सीख लिया था। क्या गलत है, भाग्यशाली? बिल्ली ने अपना पंजा हैंगर खाड़ी के एक प्रवेश द्वार की ओर बढ़ाया।
हार्नेस ने उसे अपनी गति की पूरी श्रृंखला का उपयोग करने से रोक दिया। ठीक है, यह बकवास बहुत हो गई। वेस ने घूमकर काम की मेज से काटने का एक उपकरण उधार लिया। उन्होंने इसे चालू किया और सावधानी पूर्वक उन प्रतिबंधों को हटा दिया जो लकी को काफी हद तक स्थिर रखते थे। एक बार जब सारी बेड़ियां टूट गईं, तो बिल्ली तेजी से निकटतम प्रवेश द्वार की ओर लपकी। अरे तुम क्या कर रहे हो? उस पालतू जानवर को खुले में घूमने की अनुमति नहीं है। एनसाइन डियामाटो चिल्लाया और अपनी लेजर पिस्तौल निकाल ली। भले ही डियामाटो ने किसी पर अपनी पिस्तौल का निशाना नहीं साधा था, फिर भी वेस ने अपने हाथ उठाए। अरे, मेरा मतलब कोई नुकसान नहीं है। मेरी बिल्ली की नाक बहुत अच्छी है। हो सकता है उसे कुछ गड़बड़ लग गई हो। यह हास्यास्पद है, पताका ने अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ कहा। आर्क होराइजन इस बेड़े का प्रमुख है। हर डिब्बे और हर गलियारे पर दिन रात निगरानी रखी जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं जिससे जहाज और उसके चालक दल को खतरा हो। वे कभी भी करीब आ सकता है। यह सब भरोसे पर आधारित था। वेस को उम्मीद थी कि आग पर उनके रहने से यह साबित हो गया है कि अभियान के हितों को आगे बढ़ाने के लिए उन पर भरोसा किया जा सकता है। एनसाइन डियामाटो एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी नौकरी से आगे बढ़ गए और अक्सर अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान करके वेस की मदद की। फिर भी जैसे ही वेस ने सीमा पार की, डियामाटो ने ऐसा व्यवहार किया जैसे किसी ने उसका रीसेट बटन दबा दिया हो। इतने दिनों के सौहार्द के बाद एक अजनबी और संभावित खतरे की तरह व्यवहार किया जाना थोड़ा दुखदायी था। मेलकोर पहले से ही वेस के सामने खड़ा था। शांत हो जाओ तुम दोनों। पताका, लकी कोई खिलौना नहीं है। मैं वेस पर विश्वास करता हूँ जब वह कहता है कि लकी किसी भी खतरे को भांपने में सक्षम है। मेरा सुझाव है कि आप इस डेक पर जो भी कमान संभाले उसे चेतावनी दें कि वह सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहे। जैसे ही एनसाइन डियामाटो जवाब देने वाले थे, प्रवेश द्वार के पास एक बड़े विस्फोट ने उनके शब्दों को बाधित कर दिया। विस्फोट ने सभी स्पेसरों को उनके पैरों से गिरा दिया और आसपास के कबाड़ के विभिन्न टुकड़ों को उड़ा दिया। कुछ यांत्रिकी तकनीशियन जो अभी भी खड़े थे, उन्हें अलमारियां और असुरक्षित उपकरणों की चपेट में भी आ गए। सुरक्षा स्क्रीन के निकट एक और विस्फोट हुआ, जिससे वे तुरंत निष्क्रिय हो गई। विशाल खाड़ी के अंदर की सारी हवा के कारण संपूर्ण हैंगर खाड़ी विस्फोटक विसंपीड़न से पीड़ित हो गई अंतरिक्ष में चला गया। कुछ और ढीले घटक निर्वात में उड़ गए। भाग्यशाली वेस को बुलाया गया क्योंकि उसके खतरनाक सूट ने एक चेतावनी भेजी थी। उनका सूट 2 घंटे की ऑक्सीजन के साथ आया था, लेकिन उनके तनाव के कारण उनका भंडार तेजी से खत्म हो गया। भाग्यशाली, तुम कहाँ हो? निर्वात से कोई ध्वनि प्रसारित नहीं होती। वेस अपनी बिल्ली को नहीं बुला सका। उन्होंने घायलों की परवाह नहीं की और पहले विस्फोट स्थल की ओर लपकते हुए चले गए। कहीं से एक चमकदार कांस्य बिल्ली प्रकट हुई। बिल्ली चिड़चिड़ी दिखाई दी। वहां आप हैं। वेस ने लकी के शरीर को पकड़ लिया और क्षति के लिए उसका निरीक्षण किया। जब उसने देखा कि उसकी बिल्ली को छर्रे के एक टुकड़े से केवल एक झटका लगा है तो उसने राहत की सांस ली। मेलकोर और डियामाटो दौड़कर अपने स्थान पर पहुंचे और अपने चारों ओर नरसंहार देखा। विस्फोट से बड़ी संख्या में बेखबर मशीनी तकनीशियनों को चोट पहुंची। जैसे ही ऐसा प्रतीत हुआ कि चीजें बदतर नहीं हो सकती, लाल रंग में लिपटा एक अजीब क्षतिग्रस्त मेक हैंगर खाड़ी में उतरा। समुद्री डाकू मैच। अध्याय 175 क्रिटिकल रिपेयर कंडीशन रेट पर स्विच करने से पहले दोनों बेड़े एक दूसरे के चारों ओर नृत्य करते थे। आर्क होराइजन के आसपास केंद्रित अभियान बेड़ा एपटीएल में संक्रमण करने की कोशिश करता रहा। उनका रास्ता रोकने के लिए शून्य के ड्रैगन उन पर लघु गुरुत्वाकर्षण बमों से बमबारी करते रहे। इन बमों ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन एक मजबूत स्थानीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को विकीर्ण कर दिया जो जल्दी ही कम हो गया। हालांकि इन्हें बनाना सस्ता था, इसलिए इनमें से हजारों बम किसी भी क्षण अभियान बेड़े पर बरस पड़े।
अपनी वर्तमान स्थिति में अभियान बेड़े की एफटीएल ड्राइव गड़बड़ी को संभाल नहीं सकी। बमों का लगातार बाहर निकलना किसी शांत झील में पत्थर फेंकने जैसा था। जब पत्थर पानी को छूते थे तो उत्पन्न होने वाली लहरें जहाजों को एफटीएल में जाने से रोकती थीं। हालांकि ड्रैगन ऑफ द वॉयड ने गलत अनुमान लगाया। अभियान बेड़े को परेशान करने के लिए उनके अपने समुद्री डाकू जहाजों को काफी करीब आना पड़ा। जब लॉर्ड काइन ने अपने जहाज को सीधे समुद्री डाकुओं में बदलने का फैसला किया तो उन्होंने आर्क होराइजन को सबसे आगे रखते हुए सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आक्रामक हमले के केंद्र में अपने फ्लैगशिप को रखने से मूल्यवान जहाज दुश्मन की भारी गोलाबारी के संपर्क में आ गया, लेकिन साथ ही उसे अपने सर्वश्रेष्ठ जहाज का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करने की भी अनुमति मिल गई। अभियान बेड़े के युद्धाभ्यास ने ड्रैगन ऑफ द वॉयड को अप्रभावी बना दिया था। लॉर्ड काइन ने बेड़े को अपना गठन बंद करने और एक टीम में इकट्ठा होने का आदेश दिया। इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, वह व्यक्ति समुद्री डाकुओं की बिखरी हुई संरचना को सीधे भेदना चाहता था। दोनों बेड़े के टकराने के बाद उनकी ताकत में असमानता स्पष्ट हो गई। प्रत्येक जहाज के बीच की विशाल दूरी ने सुनिश्चित किया कि कोई वास्तविक टक्कर न हो। हालांकि कई अंतरिक्ष जनित में एक दूसरे के मध्यम या निकट सीमा में आ गए, जिससे हाउस काइन को अपने बेहतर जहाजों और मेक को फ्लेक्स करने की अनुमति मिली। समुद्री लुटेरों के पास गोलाबारी और कवच दोनों की कमी पड़ गई। कई समुद्री डाकू जहाजों में बस नागरिक परिवहन शामिल थे जो तात्कालिक यांत्रिक वाहक में परिवर्तित हो गए। इन जहाजों में आमतौर पर असाधारण कवच नहीं होते थे और उनकी कीलों और समर्थन संरचना को कभी भी भारी दुरुपयोग को संभालने के लिए रेट नहीं किया गया था। दूसरी ओर हाउस काइन और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित जहाजों में विदेशी कवच की मोटी परतें थीं। प्रत्येक जहाज की कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन उन सभी ने लड़ाई के दौरान खरोच के अलावा कुछ भी हासिल नहीं किया। अपराध के संदर्भ में हाउस काइन ने प्रचुर संख्या में राइफलमैन और तोपची मेज के साथ समुद्री डाकू बेड़े को नष्ट कर दिया। वे रेत से लड़ने वालों को संभालने के लिए सुसज्जित थे, इसलिए उनके पास बैलिस्टिक राइफल और रेलगन जैसे बड़ी मात्रा में गतिशील हथियार थे। इन हथियारों में बहुत बड़े प्रहार होते थे और ये किसी भी छोटे से मध्यम आकार के जहाज को एक दो वॉली में ध्वस्त करने में सक्षम थे। फिर भी समुद्री डाकू बिना लड़े नहीं हारे। ग्रे विलो स्टार सेक्टर से सेनाओं की क्रूरता का अनुभव करने के बाद उन्होंने अपनी मारक क्षमता का बड़ा हिस्सा भाड़े के सैनिकों की ओर स्थानांतरित कर दिया जो हाउस काइन के प्रति वफादार रहे। भाड़े के जहाजों को पहले से ही अपने सहयोगियों से निपटना पड़ा जिन्होंने अपना कोट बदल दिया। एक बार जब वे शत्रु सेनाओं का ध्यान केंद्रित हो गए तो उन्हें भारी क्षति का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से यह देखते हुए कि उनमें से अधिकांश ने हाथापाई की लड़ाई के लिए तैयार किए गए मेजों को अपने साथ ले लिया था। जबकि जॉर्ज की घुड़सवार सेना ने अंततः झपट्टा मारा और उन्हें बचाया, फिर भी वे हर दिशा को कवर नहीं कर सके। भाड़े के सैनिक लगभग 30% तक हताहत हुए। इस बीच कुछ समुद्री डाकू पागल हो गए और सीधे आर्क होराइजन की ओर कूद पड़े। विशाल जहाज ने दो दिशाओं में आग का एक विशाल क्षेत्र तैयार करने के लिए अपने दोनों चौड़े बंकरों का उपयोग किया। उसकी विलक्षण मारक क्षमता ने समुद्री लुटेरों के गठन को बाधित कर दिया और उन्हें अनुवर्ती हमलों के लिए नरम कर दिया। जबकि कई समुद्री डाकू अपने जीवन को महत्व देते थे और उड़ने की कोशिश करते थे, उत्तेजक पदार्थों पर चलने वाले कुछ साहसी लोग सीधे विशाल काया की ओर बढ़ते थे। आर्क होराइजन पर सवार रक्षकों ने अपनी आगीन खतरनाक पागलों की ओर केंद्रित की, लेकिन उनमें से कुछ भागने में सफल रहे। हैंगर की खाड़ी में से एक में घुसे समुद्री डाकू ने एक दुखद दृश्य बना दिया। यह उसका एक पूरा हाथ नष्ट हो गया और उसके धड़ का अधिकांश हिस्सा कवच की परत से नष्ट हो गया। भयावह क्षति के बावजूद इसने अपने बचे हुए हाथ से अपनी लेजर राइफल को पकड़ रखा था और इसे हथप्रभ यांत्रिकी तकनीशियनों के एक समूह की ओर बढ़ाने की कोशिश की।
मेक अचानक टुकड़ों में बिखर गया क्योंकि एक चमकदार सफेद मेक उसके झुके हुए रूप के ऊपर गिर गया। नए आए मेक में एक हल्की स्त्री आकृति थी जिसके सिर पर अद्भुत लाल स्ट्रिमर लटक रहे थे। जिस तरह से इसने एक समुद्री डाकू मेक को केवल उस पर ठोकर मारकर ढहा दिया, सफेद मेक एक अत्यधिक उन्नत मेक होना चाहिए। सफेद मेक ने अपने भाले को विकसित किया, जिसकी नोक एक रहस्यमय सफेद चमक में चमक रही थी। मेक ने कैप्टन काइन की आवाज को हर किसी के खतरनाक सूट तक पहुंचाया। हैंगर खाड़ी को बंद करो, रैंप बंद करें और रक्षा बुर्ज तैयार करें। हर कोई हरकत में आ गया। वह विशाल उद्घाटन जिसने हैंगर खाड़ी को अंतरिक्ष में उजागर किया था, बंद होना शुरू हो गया। जैसे ही रैंप ने विशाल अंतराल को कवर किया, एक और समुद्री डाकू मेच दिखाई दिया और एक तंत्र के माध्यम से तलवार पटक दी। रैंप बीच में अचानक बंद हो गया, जिससे अधिक घुसपैठियों के लिए पर्याप्त जगह बच गई। मुट्ठी भर समुद्री डाकू जो शुरुआती अवरोध से बच गए थे, वे खुले स्थान पर आ गए और कमजोर हैंगर में घुसने की कोशिश करने लगे। एक बेड़ेवाहक को सीधे मैदान में तैनात करने के नुकसान आखिरकार स्पष्ट हो गए। अंत में आर्क होराइजन में एक सच्चे युद्धपोत के कवच कवरेज और एंटी मैक रक्षा प्रणालियों का अभाव था। मेक्स अपना पक्ष रखें, आक्रमणकारियों को खदेड़ें। हाउस काइन के मेक्स की एक महत्वपूर्ण मात्रा स्टैंड बाय पर रही। नए खतरे का जवाब देने के लिए वे सभी इस समय लामबंद हो गए। इस बीच मेलकोर अपने स्वयं के मेक की ओर दौड़ा जो उनके आगमन के बाद से कोने में जमा हो गया था। उनके स्टैनिस्लाव के पास एक घातक मिड रेंज लेजर राइफल थी, जो लापरवाही से हथियार चलाने पर तबाही मचा सकती थी। इस प्रकार जैसे ही उसका मैच ऑनलाइन आया, उसने बिजली बंद कर दी और चीजों को गड़बड़ करने वाले समुद्री डाकू मेज पर गोली चलाने से पहले सावधानी से निशाना साधा। इस समय आंतरिक रक्षा बुर्ज ऑनलाइन आए और समुद्री डाकुओं को पीछे हटाने में मदद की। कुछ शत्रु सेनाएं कुछ प्रहारों के बाद ध्वस्त होगी, जबकि अन्य सेनाओं को हराने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता पड़ी। बाद के सभी मेक पर सफेद और काले ड्रैगन के सिर का प्रतीक था। बुर्ज भीड़ पर ध्यान केंद्रित करें। शून्य के ड्रैगन को हमारे पास छोड़ दो। जैसे ही मैक्स ने टूटे हुए रैंप के आसपास लड़ना शुरू किया, वेस ने जल्दी से चीफ रामीरेज की तलाश की। वह आदमी एक नियंत्रण टर्मिनल के पीछे छिप गया था। उसने त्रुटि संदेशों का सामना करने के लिए जल्दबाजी में विभिन्न सेटिंग्स को सक्रिय करने का प्रयास किया। रामीरेज ने शाप दिया। स्थानीय चैनल पर सभी ने उनकी हताशा सुनी। समुद्री डाकू जानते थे कि कहां हमला करना है। पहले हुए विस्फोट ने रैंप के प्राथमिक बिजली चैनल को नष्ट कर दिया। समुद्री डाकू तंत्र द्वारा तंत्र को पहुंचाई गई क्षति रैंप को खराब करने में सक्षम नहीं होनी चाहिए यदि उसमें अभी भी पूरी शक्ति हो। शायद यादृच्छिक हमले इतने सहज नहीं थे। अब तक के सभी सबूतों से पता चला है कि संदिग्ध वफादारी से निपटने वाले स्थानीय व्यापारी अकेले नहीं थे। फिर भी बेस ने अपना सिर हिलाया। अब किसी गद्दार को सूंघने का समय नहीं था। रामीरेज ने बस एक ऐसा क्षेत्र बताया जहां वे उपयोगी हो सकता है। शांत हो जाएं। वेस ने मांग की और प्रमुख के चौड़े कंधों पर अपना हाथ रख दिया। हमें टूटे हुए पावर चैनल की मरम्मत करनी है। क्या? अब मरम्मत का काम खुले में करना पड़ा जहां लगभग कोई भी मशीन उस स्थान पर गोली चला सकती थी। चीफ रामीरेज ने टूटे हुए चैनल को ठीक करने के लिए किसी आदमी को भेजने की हिम्मत नहीं की। भले ही वह हर संभव कोने को काट दे, फिर भी काम में 10 मिनट से अधिक का उन्मत्त कार्य लगेगा। यदि रैंप खुला रहता है तो समुद्री डाकू आते रहेंगे। यह जितना अधिक समय तक चलता रहेगा, हमारे अजाक्स को नुकसान होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि इससे अभियान को कितना नुकसान होगा। मुखिया जी, निर्णय लीजिए। हमें उस रैंप को फिर से चालू करना होगा। वेस की बात बहुत अच्छी थी, यहाँ तक कि जैसे ही आर्क होराइजन ने समुद्री लुटेरों के समूह से बाहर निकलने का रास्ता निकाला,
अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में तैनात लापरवाह समुद्री लुटेरों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि दुश्मनों का एक झुंड हमेशा खुले रास्ते से निकल जाएगा। मुखिया ने दांत पीस लिए। अच्छा, आखिरकार उस आदमी ने अपना दिमाग ठीक कर लिया और अपने सबसे ठोस मशीन तकनीशियनों की एक टीम को कुछ उपकरण लाने का आदेश दिया। इस बीच वेस और रामिरेज एक भंडार गृह में दाखिल हुए और टूटे हुए बिजली चैनल को बदलने के लिए सामग्री प्राप्त की। वे हाथ से भार नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने इसे एक लोडर बोट के ऊपर ढेर कर दिया और इसे अपने साथ मुख्य हैंगर पर वापस ले आए। चलो चले लड़कों। तकनीशियनों के समूह ने अदृश्य बने रहने की पूरी कोशिश की। वे धीरे धीरे हैंगर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास पहुंचे और प्रारंभिक विस्फोट से प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश किया। घायलों को पहले ही निकाला जा चुका था, जबकि मृतक अभी भी वहीं पड़े थे जहां उनकी सांसें थम चुकी थीं। अधिकांश मृतकों ने साधारण वर्कऑल से ढके साधारण वैक्यूम सूट पहने थे, जिससे उन्हें प्रचुर मात्रा में जेबें मिलती थीं। उन्होंने एक के विरुद्ध बहुत कम सुरक्षा प्रदान की बिजली चैनल टूटने जैसा गंभीर विस्फोट। वेस को उस दुर्भाग्यपूर्ण मृत व्यक्ति के पास से गुजरते हुए थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। दूसरी ओर लकी अपनी नई मिली आजादी का आनंद उठा रहा था। हार्नेस ने उसे हफ्तों तक परेशान किया था, जिससे वे बिना किसी रोक टोक के इधर उधर दौड़ नहीं पाता था। अब जब वेस ने अपने बंधन तोड़ दिए थे, तो उसने उत्सुकता से मोर्चा संभाला और सुनिश्चित किया कि मरम्मत टीम को कोई अन्य खतरा न हो। यह बहुत बुरा है कि अगर कोई समुद्री डाकू उनकी दिशा में गोली चलाने का फैसला करता है तो वे उसकी मदद नहीं कर सकता। वेस अपने ढाल जनरेटर के कारण जीवित रह सकता था, लेकिन बाकी सभी के पास केवल अपने शरीर की रक्षा के लिए खतरनाक सूट थे। एक बार जब वे प्रभावित हिस्से पर पहुंच गए, तो वेस और कई सक्षम तकनीशियनों ने अपने प्लाज्मा कटर चालू किए और पावर चैनल के क्षतिग्रस्त हिस्से को अलग कर दिया। उन्होंने कई मिनटों तक काम किया, अपने साथियों पर उनकी पीठ ढकने का भरोसा करते हुए। मेलकोर ने विशेष रूप से प्रत्येक मेक पर गोली चलाई, जिन्होंने अपने हथियारों को कार्यदल की ओर मोड़ दिया, जिससे हैंगर को सुरक्षित करने के उनके महत्वपूर्ण प्रयास से ध्यान हट गया। कैप्टन काइन ने भी अपनी उच्च गुणवत्ता वाली मशीन के साथ हस्तक्षेप किया। दुर्भाग्य से उसकी मशीन में उड़ान प्रणाली का अभाव था और समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिए उसे एक अतिरिक्त बैलिस्टिक राइफल उधार लेनी पड़ी। हालांकि वह भाले के साथ एक उत्कृष्ट योद्धा हो सकती थी, लेकिन उसकी निशानेबाजी मुश्किल से ही पर्याप्त थी। उसके कई शॉट्स अपने लक्ष्य से चूक गए और डेक या बल्कहेड से टकराकर चले गए। अपनी अत्यंत खराब हिट दर के बावजूद वे समुद्री डाकुओं का ध्यान भटकाने में सफल रही, जिससे वे खुले में काम करने वाले छोटे इंसानों के बारे में भूल गए। मरम्मत टीम में हर किसी ने एक नए चैनल को सुधारने की कोशिश में तेजी से प्रगति की। वे प्रक्रियाओं की एक चेकलिस्ट से गुजरने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वे केवल एक अपरिष्कृत और तात्कालिक चैनल पर सहमत हुए जो महत्वपूर्ण मात्रा में बिजली को प्रसारित करने के तनाव को सहन कर सके। यदि यह जलने से पहले 1 घंटे तक चलता रहे तो यह पहले से ही अच्छा लगता है। सुरक्षा छोड़ें, तेजी से काम करें, कपलिंग के ठीक होने का इंतजार न करें, बस अगले भाग पर जाएं। जबकि वे इसके पास भारी मात्रा में सैद्धांतिक ज्ञान था, सर्वोत्तम मेक तकनीशियनों ने उपकरणों को संभालने और वास्तविक मरम्मत करने में उनसे आगे निकल गए। मेक डिजाइनर को पर्यवेक्षी क्षमता में भेजा गया था और यह सुनिश्चित किया था कि मेक तकनीशियनों ने पावर चैनल को शीघ्रता से ठीक करने के लिए सही कार्यवाही की थी। बदसूरत दिखने वाले कीचड़ को आकार लेते लेते कई मिनट बीत गए। एक बार जब पावर चैनल ने अंततः आकार ले लिया, रामिरेज निकटतम कंसोल की ओर दौड़ा और जबरन रैंप को बंद करने का आदेश देने का प्रयास किया। आधा टूटा हुआ रैंप हिल गया, फिर अचानक हिल गया क्योंकि इसके बाकी तंत्र भी संचालित होने लगे। बचे हुए कुछ समुद्री डाकुओं ने फिर से रैंप पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। दुष्ट आतंकवादियों को नियंत्रित करने के लिए सुदृढ़ीकरण ठीक समय पर आ गया।
आखिरकार रैंप बंद हो गया और शक्तिशाली तालों ने भारी आवरण को अपनी जगह पर बनाए रखा। हैंगर खाड़ी को अब बाकी जहाज की तरह ही सुरक्षा प्राप्त थी। वेस और चीफ रामिरेज के नेतृत्व में मरम्मत दल जमीन पर गिर गया। आग के नीचे काम करने के तनाव ने उनकी ऊर्जा को पूरी तरह खत्म कर दिया। सभी को 1 मिनट का आराम देने के बाद रामिरेज ने अपने आदमियों को लात मारना शुरू कर दिया। उठना, यह सोने का समय नहीं है। हमें अभी भी काम करना है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। समुद्री डाकुओं के गठन को आधा करने के अपने प्रयास में आर्क होराइजन ने एक महत्वपूर्ण कीमत चुकाई। जबकि अभियान बेड़ा दुश्मन के गठन को विघटित करने में सफल रहा, इसके बदले में कई जहाजों और मेक्स को विभिन्न मात्रा में क्षति का सामना करना पड़ा।